हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं हमारे MS1 के अंदर यूनिट 8 की। तो यूनिट 8 के अंदर हम आ चुके हैं और जो यूनिट 8 है हमारी, उसका नाम है कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर एंड इट्स मैनेजमेंट। तो इसमें हमारा कार्डियो का मतलब होता है हार्ट। तो कार्डियो हमारा जो हार्ट है उसकी वेसल्स हैं, उसमें जिस भी प्रकार के डिसऑर्डर हैं, डिजीज हैं या कोई भी अबनॉर्मलिटीज है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें। और उनकी जो मैनेजमेंट है, नर्सिंग मैनेजमेंट है या फिर मेडिकल मैनेजमेंट है, सर्जिकल मैनेजमेंट है, उन सभी चीजों के बारे में हम इसमें जानेंगे। तो इसमें हमारा सबसे पहले हम देखेंगे हार्ट का डायग्राम। थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप हार्ट का डायग्राम कंप्लीटली कर चुके होंगे। तो अगर जिसने फर्स्ट ईयर में अच्छे से कर रखी है एनाटॉमी और उसमें सीख रखा है हार्ट का डायग्राम, तो उसके लिए रहेंगी सारी चीजें इजी। तो ये हमारा हार्ट का डायग्राम है। तो इसमें हम देख लेते हैं हार्ट में हमारी वही पुरानी चीजें। सबसे पहले हम जो हमारी ग्रेट वेसल्स है वो देखेंगे। ये हमारी इंफीरियर वेना केवा है, ये हमारी इंफीरियर वेना केवा, ये हमारी सुपीरियर वेना केवा, यानी कि ऊपर वाली सुपीरियर होती है और नीचे वाली इंफीरियर वेना केवा होती है। ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है, ये पल्मोनरी वेन है। और ये जो होती है ये हमारी जुड़ी हुई होती है यहाँ पर लंग्स में, और ये इधर भी हमारा लंग्स का एरिया होता है। ये होती है हमारी आरोटा जिसमें प्योर ब्लड होता है। ठीक है। तो इंफीरियर और सुपीरियर होती है वो हमारा सारा का सारा ब्लड जो है राइट एटेरियम्स में देती है। राइट एटेरियम्स से वाल खुलती है तो राइट वेंट्रिकल्स में आता है। वेंट्रिकल से हमारा ब्लड जाता है यहाँ पर दोनों तरफ लंग्स में, यहाँ से यहाँ और इसके पीछे से यहाँ पर। तो ये जो हमारा ब्लड है जब ये लंग्स में जाता है तो लंग्स से उठाता है ये ऑक्सीजन, और ऑक्सीजनेट ब्लड होने के बाद फिर ये हमारा आता है पल्मोनरी वेन के जरिए वापस। ठीक है। तो ये हमारी पल्मोनरी वेन है और पल्मोनरी वेन के जरिए ये हमारा आ जाता है लेफ्ट एटेरियाज के अंदर। लेफ्ट एटेरियाज से वाल खुलेगी तो ये आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा आरोटा में, और आरोटा से घूम करके यहाँ पर जो पूरे हमारे जो चेस्ट का एरिया उसको ब्लड सप्लाई करेगा। और ये जो ऊपर वाली जो हमारी ब्रांचेज है ये हमारे हेड, नेक और हमारा फेस जो होता है उनको ब्लड सप्लाई करेंगी। और जो साइड में सबक्लेवियन वेन जाएंगे वो हमारे शोल्डर और हैंड को ब्लड सप्लाई करेंगे। कैरोटिड आर्टरी जो हमारी होती है वो हमारे ऊपर वाले हिस्सों को ब्लड सप्लाई करेंगी। और फिर ये डायफ्राम के पीछे से हमारा जो निकलता है आरोटा, ये हमारे सारे नीचे वाले हिस्सों को ब्लड सप्लाई करता है। तो हमें पता लग गया है कि सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा दोनों के दोनों ब्लड हमारा राइट एटेरिया के अंदर पहुंचाती है। तो ये जो हमारे इसके अंदर पाई जाती है चार वॉल, तो एक एक वॉल होती है हमारी, ये ट्रैक स्पीड वाल है। यहाँ पर पहले एक बार क्लियर कर दूं फिर दिखाती हूँ मैं आपको, इतने एरो में पता नहीं चलेगा। तो इसमें हमारी ये जो वाल है ये हमारी ट्रैक स्पीड वाल बोली जाएगी। ये दूसरी तरफ एटेरिया और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वाल है ये हमारी मिटरल वॉल है। पाइक स्पीड वाल के नाम से भी जानी जाती है, मिटरल वॉल के नाम से भी जानी जाती है। और फिर एक हमारी जो वॉल है ये है हमारी पल्मोनरी वॉल। क्यों? क्योंकि पल्मोनरी जो हमारी आर्टरी होती है उसमें पाई जाती है, इसलिए इसको पल्मोनरी वॉल जो है वो बोला जाता है। एक आरोटिक वॉल होती है। क्यों? क्योंकि आरोटा से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि ये हमारा आरोटा होता है, इससे जुड़ी हुई होती है। तो ये हमारी बोली जाती है आरोटिक वॉल। तो ये हमारा कुल मिला के हमने जान लिया है हार्ट का स्ट्रक्चर। और अगर आपने ज्यादा जानना है या किसी ने हार्ट का नहीं किया है तो जो हमारे फर्स्ट ईयर की जो भी वीडियो है बनी हुई है हार्ट का, जो डायग्राम के प्लेलिस्ट में जाके देखोगे आप, जितने भी हमारे डायग्राम की जो प्लेलिस्ट में है हमारी, तो उसमें सारे के सारा हार्ट का कंप्लीटली बताया हुआ है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं हार्ट को समझने के लिए। आप जब हार्ट को समझ जाओगे, उसके ऑर्गन्स, उसके पार्ट्स जो होते हैं और उसके फंक्शन को समझ जाते हैं, तो उसके डिजीज और डिसऑर्डर को समझने में इजी रहेगा आपको। तो इसमें हमने ये हमारा डायग्राम जो है हार्ट का ये हमें समझ आ गया है। यहाँ पर होती है हमारी कॉर्नरी आर्टरी, यहाँ से निकलती है। ये जो कॉर्नरी आर्टरी होती है ये हमारे पूरे हार्ट को प्योर ब्लड की सप्लाई करती है। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आता है, प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है। और ये हमारी हार्ट की यहाँ पर पाई जाती है 3 लेयर। तो वो तो आप हार्ट का जिसने कर रखा है उसे तो सब पता ही है। बाकी चलते हैं आगे कि इसमें हम कौन कौन से डिजीज और डिसऑर्डर को डिस्कस करने वाले हैं वो इसमें हम देखते हैं। तो इसमें हम सिर्फ नाम ही जानेंगे, डिटेल हम करेंगे बाद में। ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे हाइपरटेंशन के बारे में, यानी कि हमारा हाई बीपी होता है। और कॉरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में जानेंगे। अभी मैंने बताया कि कॉरोनरी आर्टरी होती क्या है। एंजीना पेक्टोरिस के बारे में जानेंगे। मायोकार्डियल इन्फेक्शंस के बारे में जानेंगे। कंजर्वेटिव हार्ट फेलियर, कंजर्वेटिव हार्ट फेलियर जो होता है वो हमारी कॉमन चीज होती है, हर चीज में आता है, ये पहले भी आ चुका है। कार्डियकली हमारा टम्पेंट्स के बारे में जानेंगे। और हमारी पेरिकार्डियस्टिस्ट जो होती है, मायोकार्डियस्ट जो होती है, यानी कि जो ये हमारी हार्ट के अंदर लेयर होती है और लेयर के अंदर किसी भी प्रकार की इंफ्लेमेटरीज होती है उसके बारे में हम जानते हैं। एंडोकार्डियस्ट, तो ये तीनों के तीनों हमारे हार्ट की लेयर है। और हार्ट की किसी भी लेयर में किसी प्रकार की सूजन और इन्फ्लेमेशन होती है तो ये हमारी डिजीज बोली जाती है। रिहार्मेटिक हार्ट डिजीज भी बोला जाता है इनको। अनीमा यानी कि खून की कमी। ठीक है। एनोरिज्म, तो एनोरिज्म ये भी हमारी डिजीज होती है। एरिथ्रोस्क्लेरोसिस, ठीक है। वॉल्वर्स हार्ट डिजीज, वाल को लेकर के जो होती है। कार्डियक अरेस्ट हम इसमें जानेंगे। रिहाइंड डिजीज जानेंगे। वेरिकोज वेन के बारे में इसमें पता करेंगे। कार्डियोमायोपैथी के बारे में जानेंगे। और पोलिकैथमिया, ठीक है, पोलिकैथमिया के अंदर हम जानेंगे। और सबसे लास्ट में हमारा आ जाता है नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ द कार्डियक डिसऑर्डर। तो इसमें हमारा नर्सिंग इंटरवेंशन में तो आपको बताइए कि आपके जो जितने भी आपके पॉइंट्स होते हैं बाद में मैनेजमेंट के, वो सारे के सारे इसके अंदर जुड़ जाते हैं।
ठीक है। तो इसमें सारी की सारी चीजें जो है वो हमारे हार्ट से संबंधित है, हार्ट की अबनॉर्मलिटी, डिजीज, डिसऑर्डर और उसकी सारी की सारी मैनेजमेंट। तो सबसे पहली जो हमारी डिजीज है वो है हाइपरटेंशन। तो कई बार हमारी जो डिजीज होती है वो बहुत ज्यादा लंबी होती है, तो दो पार्ट में इसको डिवाइड करना पड़ता है ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से आपको वीडियो मिल जाएंगे, तो आप ध्यान से कर सकते हैं उस चीज को। तो सबसे पहले हाइपरटेंशन में चलते हैं हम। इसकी हाइपरटेंशन की हाफ ही वीडियो हम इसमें ऐड कर पाएंगे, तो दूसरी वीडियो में हाइपरटेंशन जो है वो हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलते हैं हाइपरटेंशन डिजीज की तरफ। तो भाई अब हम बात करने वाले हैं हमारी डिजीज हाइपरटेंशन के बारे में। तो हाइपरटेंशन जो होती है उसे हम हाई बीपी के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि इन्होंने बताया कि हाइपरटेंशन आल्सो कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर के नाम से भी ये जानी जाती है। और ये होती कैसे, इसमें इन्होंने बताया इट इज द फोर्स ऑफ द ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ आर्टरीज एज इट फॉलोज through them. So hypertension can strain the heart, damage blood vessels and increase the risk of the heart attack, stroke, kidney problems and death. तो इन्होंने बताया है कि हमारी जो वॉल होती है, यानी कि हमारी जो आर्टरीज पाई जाती हैं, उसके अंदर जब ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में फोर्स करता है, तो ऐसी कंडीशन को हाइपर टेंशन बोला जाता है, हाई बीपी बोला जाता है। तो हाइपरटेंशन जो होती है वो क्या करती है, वो हमारे हार्ट और जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देती हैं। और जब वो डैमेज होंगे तो क्या होगा, हमारा खतरा जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक का या स्ट्रोक होने का या किडनी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाएंगी और डेथ का रीजन भी ये बन सकती है। और ब्लड प्रेशर पुश हार्डर अगेंस्ट द वॉल ऑफ आर्टरी, और जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो आर्टरी की जो वॉल होती है, दीवार होती है, उसके अगेंस्ट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो ये हमारा बताया गया है कि हमारा हाइपरटेंशन कंडीशन होती कैसी है। तो आगे हमारी आ जाती है डेफिनेशन के अंदर कि हाइपरटेंशन इज ए disease of vascular regulations in which the elevations of the arteries pressure above the normal range। तो उन्होंने बताया कि जो हमारा हाइपरटेंशन जो होती है वो एक बीमारी है। ठीक है, कि कैसी बीमारी है, वस्कुलर्स की, यानी कि वेसल्स की एक बीमारी है। और ये हमारी क्या करती है, जब हमारी आर्टरीज के अंदर जो प्रेशर होता है वो नॉर्मल रेंज से ज्यादा एलिवेट हो जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है, तो हम इसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब हम थोड़ी सी इसमें रेंज जान लेते हैं कि भाई हमारा जो ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम किसको बोलेंगे, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का तो आपको पता ही होगा कि हार्ट का कौन सा हिस्सा काम करता है, जो हम सिस्टोलिक बोलते हैं, और डायस्टोलिक हम किसे बोलते हैं। तो आरामदायक स्थिति जो होती है, रेस्ट की जो कंडीशन होती है वो डायस्टोलिक होती है, और सिस्टोलिक होती है जिसमें हमारा हार्ट काम करता है। तो नॉर्मल हमारी क्या हो जाती है, नॉर्मल हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल हमारा 120 से 80 होता है। और जो हमारा प्री हाइपरटेंशन की जो हमारी कंडीशन होती है वो 120 से 100, हमारी 139 से लेकर के ये हमारा 80 से 89 के बीच हो जाता है। एसटीएन यानी कि स्टेज जो होती है हाइपरटेंशन की, पहली स्टेज जो होती है वो हमारा 140 से 90 के बीच में ये जो कंडीशन दी है ये हमारी रेंज रहती है। और सेकंड स्टेज जो हमारी होती है वो अबो 160 और 100 के बीच में जो हमारा बीपी आता है। और हाइपरटेंसिव जो क्राइसिस हो जाते हैं वो 180 से, यानी कि खतरे की जो समस्या जो ज्यादा उत्पन्न हो जाती है, सबसे ज्यादा हाई बीपी जब हो जाता है तो कंडीशन खराब होने वाली जो स्थिति होती है वो हमारी 180 से 110 के बीच में जो हमारा बीपी हो जाता है वो हमारी रहती है। तो आगे हम इसमें देखेंगे जो हमारे टाइप और कॉज दिए हुए हैं कि भाई कितने टाइप का हमारा ये होता है, और कॉज में इन्होंने दिया है कि भाई क्या क्या कारण हमारे रहते हैं बीपी के। तो इसमें हमारा सबसे पहले जो इन्होंने बताया है हमारी टाइप, तो प्राइमरी हाइपरटेंशन हमारी सबसे पहले टाइप है कि भी प्राइमरी हाइपरटेंशन है, ये एसेंशियल हाइपरटेंशन है। ये जो हमारा जो बीपी का जो हमारा ब्लड का फ्लो जो बढ़ना होता है ये जरूरी फ्लो होता है, और इसके ना तो कोई कारण होते हैं, और ये विदाउट जो सिस्टेमिक कॉज, बिना किसी कारण के ही हमारा हो सकता है, क्योंकि एसेंशियल होता बहुत ज्यादा जरूरी होता है, हमारी बॉडी के प्रेशर को कंटिन्यू बैलेंस करने के लिए ये जरूरी होता है। तो इसमें एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, हमारा फैमिली हिस्ट्री हो सकती है कि भाई जो परिवार है उसमें जो ब्लड का प्रेशर का फ्लो जो है वो ऐसा ही है, फैमिली हिस्ट्री की वजह से हो सकता है। आर्टरियल से जनरेशन की वजह से हो सकता है, यानी कि बॉडी के अंदर जो आर्टरी वेसल्स हैं उसके अंदर अगर कोई एबनॉर्मेलिटी है उसकी वजह से हो सकता है। प्रॉब्लम्स मेंटल टेंशन या बहुत ज्यादा लंबे समय से कोई प्रॉब्लम या कोई तनाव चला रहा है उससे हो सकता है। और हार्मोनल्स या फिर हमारी जो पाचन क्रिया अगर डिस्टर्ब हो जाती है, मेटाबॉलिक अगर डिस्टर्बेंस हो जाती है, हार्मोनल प्रॉब्लम अगर हो जाती है, तो ये हमारे कारण रहते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन के। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो होता है वो हमारा पैथोलॉजिकल कंडीशन इसमें होती हैं। एग्जांपल दे सकते हैं हम, जैसे ड्यू टू किडनी डिजीज की वजह से हो सकता है। जैसे किडनी डिजीज हमारी कौन सी होती हैं, पैलेनोफेरेटिस, तो ये हमारी कंडीशन अगर हो जाती है तो हमारा बीपी जो है वो हाई रहेगा, तो सेकेंडरी में। और ड्यू टू हमारा एंडोक्राइन डिसऑर्डर अगर हम हो जाते हैं, यानी कि हार्मोनल्स अगर प्रॉब्लम हो जाती है, तो उससे हमारे कोस्टिंग सिंड्रोम्स भी हो सकते हैं, डायबिटीज मेल्टस शुगर वगैरह की जो प्रॉब्लम होती है वो भी हमें हो सकती है। कॉन्जिनेंटल डिफॉर्मिटीज हो जाती है, ये हमारी रेनल आर्टरी यानी कि किडनी की आर्टरी और किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि रुकावट है किडनी के काम करने में, तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है।
तो ये हमारी सेकेंडरी है। और अदर्स प्रॉब्लम जो हो सकती है, अगर प्रोस्टेट जो ग्लैंड्स है अगर उसका साइज ज्यादा बढ़ गया है, बॉडी का वेट अगर बढ़ गया, ओबेसिटी जरूरत से ज्यादा मोटापा अगर हो गया है, टॉक्सिमा हो गया, प्रेगनेंसी के दौरान टॉक्सिमा की प्रॉब्लम हो गई है, सोडियम अगर आप ज्यादा मात्रा में एक्सेसिव ले रहे हो, सोडियम यानी कि नमक के फॉर्म में अगर आप ले रहे हो, स्मोकिंग वगैरह अगर आप ज्यादा कर रहे हो यानी सिगरेट या बीड़ी या तंबाकू का सेवन अगर आप ज्यादा कर रहे हो, तो भी आपकी जो ये कंडीशन है वो राइज हो सकती है और बीपी जो है बढ़ सकता है। तो ये हमारे टाइप 2 थी। तो अब हम देखते हैं टाइप 3। तो टाइप 3 के अंदर हम देखेंगे बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन बोला जाता है ये। तो बॉर्डर लाइन हमारा कौन सा होता है, ये इस चीज को डिफाइन करता है कि ये जो बीपी होता है ये नॉर्मल रीडिंग से थोड़ा एलिवेट हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल रीडिंग से जब ये एलिवेट होता है तो इसकी जो कंडीशन होती है बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन माना जाता है। बॉर्डर लाइन का मतलब हो जाता है कि उससे आगे जाते ही खतरा हो जाएगा, अगर बॉर्डर लाइन से पीछे है तो उसको इतना खतरा नहीं है। बीपी उसका डेफिनेटली फ्लो ज्यादा है बट खतरे में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बॉर्डर लाइन क्रॉस करते ही उसे खतरा हो सकता है। तो आगे हमारा आ जाता है इसमें मेलिगेंट्स से हाइपरटेंशन आ जाता है। तो मेलिगेंट्स में थोड़ा सा रहता है खतरे की निशानी। तो इसमें क्या हो जाता है, हमारे मार्क एलिवेटेड ब्लड प्रेशर जो हमारे सिंड्रोम्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं इसके अंदर। तो 140 से ज्यादा जब हमारा बीपी होता है तो एसोसिएट क्या हो जाता है, हमारा पापिलिडिमा नाम की जो बीमारी होती है, जो सिंड्रोम्स होता है वो हमारा हो जाता है। तो ये तो हमारा खतरे को ही दर्शाता है। मेलिगेंट्स जो होता है वो आघाती होता है, खतरा ही बोलते हैं उसे एक तरीके का। तो इसमें हमारा आ जाता है बिंग्स हाइपरटेंशन आ जाता है। तो ये हमारा कैसा होता है, ये अनकम्प्लीटेड हाइपरटेंशन होता है, यूजुअली ऑफ ए लॉन्ग ड्यूरेशन एंड द माइल्ड मॉडरेट सीवियरिटी मे बी द प्राइमरी और सेकेंडरी। तो इन्होंने बताया कि ये जो हमारा होता है ये अनकम्प्लीट हाइपरटेंशन होता है और इसके अंदर जो इसकी ड्यूरेशन है वो हमारी कम भी हो सकती है और मॉडरेट जो है सीवियरिटी ज्यादा भी हो सकती है, यानी कम खतरा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली बहुत लंबे टाइम तक ये हमारा चलता है। ठीक है, सीवियरिटी। और ये हमारा पहली और जो हमारी दूसरी जो कंडीशन है उसके तरीके से ही इसको देखा जाता है। तो इसमें हमारा नेक्स्ट आ जाता है ये व्हाइट कोट हाइपरटेंशन होता है। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन में क्या होता है कि जब आपको कोई डॉक्टर या फिर कोई नर्स आपका बीपी चेक करती है तो उसकी वजह से आपको एंजाइटी हो जाती है और आपका बीपी बढ़ जाता है। किसी क्लिनिक में गए हैं, हॉस्पिटल में गए हैं, किसी जगह पर ऐसे डॉक्टर अगर इंजेक्शन भी लगाना चाहता है या फिर किसी दवाई के डर से या किसी भी तरीके के डर से व्हाइट कोट यानी कि डॉक्टर को देख या नर्स को देखकर आपको किसी प्रकार का बीपी अगर आपको बढ़ जाता है तो वो व्हाइट कोट हाइपरटेंशन आपका बोला जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर आप क्या देखेंगे, देयर आर 3 कंट्रोल सिस्टम प्ले ए मेजर रोल इन द मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर। तो हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है उसको मॉनिटर करने के लिए उसको जो 3 सिस्टम जो है वो हमारे देखे जाते हैं, 3 सिस्टम जो है प्ले किए जाते हैं, मेजर प्ले रोल अदा करते हैं हमारे ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए। तो देखते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, आगे देखते हैं इसमें। तो वही अभी हम इसमें देखते हैं, नंबर पहला इन्होंने दिया है आर्टेरियल्स बोरो रिसेप्टर। तो हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं आर्टेरियल्स के अंदर, जो बोरो रिसेप्टर होते हैं उनकी वजह से तो ये मॉनिटर करता है। ये मॉनिटरिंग करने के लिए होता है हमारे बीपी को। रेगुलेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, तो हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाला जो फ्लूइड होता है उसका जो कंट्रोल होता है। और रेनिन हमारा एंजियोटेंसिन सिस्टम, तो ये रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के अंदर हमारा हार्मोनल सिस्टम आ जाता है। तो ये हमारी जो तीनों चीजें होती हैं ये हमारा महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं हमारे रेगुलेशन सिस्टम में हमारे ब्लड के। तो हमारा आर्टेरियल से जो हमारा बोरो रिसेप्टर सिस्टम होता है ये हमारा कैरोटिड साइंस दीवार जो होती है हमारी किस चीज की, ये हमारे वेंट्रिकल्स जो होती है और उनकी जो वॉल होती है तो उस पर हमारे हेल्प करते हैं। किस चीज में हेल्प करेंगे, हमारे बीपी को मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं। यानी कि वेंट्रिकल्स में पाई जाने जो वाली जो वॉल्स होती है कैरोटिड साइंस जो हमारे पाए जाते हैं वो हमारे बोरो रिसेप्टर हमारे बीपी को कंट्रोल करने में या उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। नंबर 2 रेगुलेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम। तो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम के अंदर आप देखेंगे कि भाई आपका जो बॉडी फ्लूइड है उसका इफेक्ट जो है वो कहाँ जाएगा, वो हमारा सिस्टेमिक आर्टेरियल प्रेशर जो है वो बनेगा। सिस्टेमिक आर्टेरियल प्रेशर जब बनेगा तो उसमें हमारी क्या होगी, अब नॉर्मलिटीज इज ट्रांसपोर्ट ऑफ Na आयन एंड वाटर। तो ये हमारी जो अबनॉर्मलिटीज होती है हमारी ट्रांसपोर्ट हो जाएंगी। ठीक है, इसमें जो सोडियम आयन है और जो वाटर है, अब ये जो हो जाएंगी तो फिर क्या इंक्रीज होगा, हमारा सोडियम पोटाशियम और हाइड्रोजन जो है वो ब्लड के अंदर ज्यादा बढ़ जाएगा। अब वो ब्लड के अंदर जब ज्यादा बढ़ेगा तो उसमें क्या हो जाएगी, ब्लड वॉल्यूम जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। ब्लड वॉल्यूम जब ज्यादा बढ़ जाएगी तो हमारा क्या होगा, ब्लड के अंदर ब्लड फ्लो का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि इनडायरेक्टली हमारा जो बीपी होता है वो हाई हो जाएगा। तो आगे इसमें हमारे दिए गए हैं रेनिन। तो रेनिन में हमारा जो तीसरा पार्ट है, तो तीसरे पार्ट में इन्होंने बताया है कि रेनिन एनजीओ में इन्होंने बताया है कि एनजीओ ये मतलब यहीं से जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा है इसमें क्या होगा, एंजियोटेंसिस यानी कि हमारा जो हार्मोनल प्रॉब्लम जो होती है वो हमारी स्टार्ट होंगी। एंजियोटेंसिस जब हमारा बढ़ेगा तो इंक्रीज होगा, हमारा सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाएगा। तो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम जब हमारा एक्टिव हो जाएगा, काम करने का जो तरीका जो है वो एक्टिव हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, उसमें हमारा जो सोडियम है वो एक्सक्रिएशन होगा। ठीक है, और जो सोडियम एक्सक्रिएशन होगा तो जब एक्सक्रिएशन सोडियम का ज्यादा होगा तो डेफिनेटली फिर वो ब्लड के अंदर ज्यादा बढ़ेगा सोडियम। तो ब्लड के अंदर जब सोडियम ज्यादा बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक जो हमारा बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये हमारा रेनिन का रहता है।
तो इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आ जाता है। आगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमने देखना है कि भी मॉर्निंग ऑक्यूपिड हेडेक, यानी कि जब हम सुबह उठते हैं तो उसमें हमारे जो ऑक्सीटल्स का जो एरिया होता है हमारा, उसमें अगर किसी प्रकार का दर्द तो नहीं है, चक्कर तो नहीं आ रहे पेशेंट को, ठीक है, प्रोटीनूरिया यानी प्रोटीन्स की प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कार्डियक अस्थमा तो नहीं है, हार्ट और सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, नाक वगैरह से ब्लीडिंग तो नहीं आ रही है, पेट एक्सेस हो जाती है, ठीक है, और इसमें कान वगैरह में घंटियां वगैरह बजना, जिसको टेनिटाइटिस बोलते हैं, यानी कि कान के अंदर घंटियां बजना सुनाई देती हैं, ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, ये भी चेक करनी है। फटीग, थकावट चेक करनी है, और हमारा ब्लरिंग विजन आ जाएगा, धुंधला तो नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, और हेमेचूर यानी कि यूरिन के अंदर ब्लड तो नहीं आ रहा है, एंजिनल्स पेन तो नहीं हो रहा है, एंजिनल्स यानी कि हार्ट के हिस्से में पेन तो नहीं हो रहा है, प्लापेशंस, और हमारा ब्रेथलेसनेस यानी कि सांस की किसी प्रकार की दिक्कत। तो ये सारी की सारी चीजें आप चेक करेंगे कहाँ पर, हमारी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर। अब हमारा आ जाता है डायग्नोज एवोल्यूशन। तो डायग्नोज एवोल्यूशन के अंदर आप क्या देखेंगे, आप सबसे पहले तो बीपी मेजर करना है, उसी से पता चलेगी सारी चीजें की बीपी कितना है और कितने, किस हिसाब से हम देख सकते हैं, और कौन सी कंडीशन बढ़ा हुआ, कौन सी स्टेज जो है बीपी की चली हुई है, और कौन सी टाइप का बीपी जो है वो मॉनिटरिंग करने से, मेजर करने से ही पता चलेगा। यूरिन टेस्ट कराना जरूरी होता है, हिस्ट्री कलेक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, डायग्नोज करना है, ठीक है, चेस्ट के एक्सरे वगैरह कराए जाते हैं, ब्लड टेस्ट कराया जाता है, और फिजिकल एग्जामिनेशन जो होता है वो भी हमारा कराया जाता है। तो ये हमारा हो गया है डायग्नोज एवोल्यूशन। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम हाइपरटेंशन की मैनेजमेंट के बारे में करेंगे। तो अभी ये वीडियो हमारी यहीं पर होती है खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हाइपरटेंशन के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।